हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में लिकर पॉलिसी स्कैम है क्या। मतलब कि जानेंगे कि वो कौन सा घोटाला है जिसके लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। आबकारी यानी कि शराब बिक्री। शराब बिक्री जो होती है वो सभी राज्यों के लिए आय का, राजस्व का बहुत बड़ा सोर्स होता है। अप्रॉक्स 9,000 करोड़ का टैक्सेशन दिल्ली को प्राप्त होता है शराब बिक्री से। और इसी में मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शराब की पॉलिसी में गड़बड़ घोटाला करके करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा के पंजाब चुनाव में ठेकेदारों से पैसा लेकर चुनाव में लगाए और जब चुनाव जीत गए तब पॉलिसी ही बदल दी और फिर से पुराना पॉलिसी लागू कर दी। इस वजह से कुछ ठेकेदार नाराज हो गए और इसी कारण से इनका एक बहुत करीबी व्यक्ति सरकार के लिए सरकारी गवाह बन गया और उसी के बताए जाने पर सभी रेड हो रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी कुछ दिन पहले अरेस्ट हुए हैं। दोस्तों, पहले हम मनीष सिसोदिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। मनीष सिसोदिया के पास कुल 33 विभागों में से 18 विभाग सिसोदिया जी के पास है। मतलब कि आधे से ज़्यादा विभाग इनके ही पास है, जिसमें एजुकेशन, फाइनेंस, विजिलेंस, हेल्थ, पब्लिक डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय जैसे भी इनके पास है। इतना ही नहीं, इनके ही साथी मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल हुई तो उनका भी डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। अब इसका मतलब तो यही, सिसोदिया जी से काबिल कोई नहीं है आप पार्टी में। दोस्तों, सिसोदिया और आप पार्टी दावा करती है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, पर ये शराब के क्षेत्र में जरूर क्रांति ला दी है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये क्या क्या कारनामा किए हैं। जैसे कि शराब 3 बजे रात तक मिलेगी और शराब की होम डिलीवरी होगी, एक बोतल पर एक फ्री मिलेगा। और सिसोदिया के जेल जाने पर केजरीवाल बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया देश के लिए जेल गए हैं। मतलब कि देश में एक बोतल पे एक बोतल फ्री होम डिलीवरी होगा, ये देश है। अरे भाई मत करो, इतना बेवकूफ़ मत बनाओ लोगों को। पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि दिल्ली की पुरानी शराब पॉलिसी जो थी वो हर साल सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कैसे शराब बेचा जाएगा। दिल्ली में पहले 60% शॉप सरकारी थी जिसे सरकार खुद ऑपरेट किया करती थी। 17 नवंबर 2021 को सिसोदिया ने नई शराब नीति लागू की, जिसमें था कि सारी शॉप प्राइवेट रहेंगी। मतलब सारी सरकारी शॉप बंद। अब सरकार मार्जिन नहीं कमाएगी, प्राइवेट आदमी मार्जिन कमाएगा। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया। नई पॉलिसी को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था और हर जोन में 27 शराब की दुकान थी और इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था और हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई। सरकार ने लाइसेंस धारकों के लिए नियमों को भी आसान किया। इसके तहत उन्हें शराब पर डिस्काउंट देने और एमआरपी पर बेचने के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट दी। वेंडर्स की डिस्काउंट देने का फायदा भी हुआ। इससे शराब की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकार का तर्क था कि इससे राजस्व में 35,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कोरोना काल में नुकसान की भरपाई के नाम पर 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। यही सबसे बड़ा बवाल खड़ा हुआ और यही बीजेपी का आरोप है कि इसी पैसे में से इन्होंने कमीशन लेकर पंजाब चुनाव में ठेकेदारों से लगवा लिया है। एक और आरोप था कि लाइसेंस फीस को बढ़ाए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए पहले कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया। इसके बाद फिर 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक किया गया। यानी आसान भाषा में बताएं तो ठेकेदारों से यह कहा गया कि चिंता मत करो, नवंबर 2021 से दुकानें ओपन हुई नई शराब नीति से और प्रावधान यह दिया गया कि आप लोग अपने मनमाने कीमत पर बेचें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप रात 3 बजे तक दुकान खोलें, कोई नहीं रोकेगा। एक के साथ एक मुफ्त दी जाएगी, बेचो बढ़िया से और पैसे कमाओ और जो सरकार को राजस्व टैक्सेशन में मिलना चाहिए वो भी मत दो। तो फिर यही तो मैटर फंसा कि सरकार ने इतना कुछ किया, इसके बाद भी सरकार के टैक्स नहीं लिया, सरकार ने अपने अकाउंट में कुछ नहीं लिया। तो लिया कहाँ, पैसा गया कहाँ, फायदा हुआ क्या हुआ, फायदा हुआ क्या। और यह सब जो निर्णय लिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई मंजूरी नहीं ली गई। कैबिनेट को बुलाकर सारा निर्णय ले लिया गया और थोड़े ही दिन में बात निकलकर आने लगी कि राजस्व बढ़ने के बजाय घटने लगा है। मतलब कि शराब तो ज़्यादा बिक रही है पर टैक्स कम आ रहा है। तो भाई जा कहाँ रहा है, यही तो सबका प्रश्न है। और टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके रिटेल लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुँचाया गया। यह सब जब दिखने लगा तब लोगों का दिमाग खुला कि यह नीति जब आई तब पंजाब इलेक्शन भी चल रहा था और वहाँ से भगवंत मान चुनाव लड़ रहे थे और केजरीवाल पर आरोप था कि इन्होंने खालिस्तानियों से पैसा लिया है। हालांकि उस टाइम केजरीवाल यह बोलकर टाल दिए कि मैं तो स्वीट आतंकवादी होकर खुश हूँ क्योंकि मैं उस पैसों से स्कूलों के कमरे बनवाए। मतलब खेलना तो इनसे लोग सीखो। कोई भी बात हो उसमें हॉस्पिटल और बच्चों और स्कूल ला दो, आदमी कुछ बोले ही ना। नई शराब नीति लागू होने के बाद 8900 करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन 6 महीने में आधी रह गई शराब की दुकानों की संख्या। 849 से घटकर 464 हो गई। यह भी नहीं समझ आया कि कमाई की पर दुकानों की संख्या क्यों घट गई। यहाँ पर भी कुछ नया खेला यह कि नवंबर में पॉलिसी आई, जुलाई तक टैक्स फ्री चल रहा, कोई फी नहीं लग रही।
फिर भी दुकानें आदि क्यों? मतलब आपने जो डिस्काउंट दिए थे, डिस्ट्रीब्यूटर तय किए थे, उनमें भी कोई खेला हो रहा था। खेला यह कि दुकान से नहीं बल्कि शराब जहाँ से शुरू हो रही थी, व्यक्ति एक ही था जो सप्लाई कर रहा था। उसने अपना सिस्टम हर जगह सेट कर दिया। एक तरह से दिल्ली में मोनोपोली स्थापित होने लगी कुछ व्यापारियों की, और बाकी ठेकेदार जो हैं उन्हें कुछ मिला ही नहीं और वो लोग बैकफायर कर गए और सरकार से बागी हो गए और अपोजिशन से हाथ मिला लिया। और फिर यही से एंट्री होती है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW की, क्योंकि दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी ने इसकी शिकायत की कि इस मामले में झोल क्या है, इसकी जांच की जाए। और जांच में निकल कर आया कि 144 करोड़ की जो टेंडर फीस थी उसके अंदर कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने बियर के अंदर प्रति केस 50 रुपये का आयात शुल्क भी हटा दिया था, जिससे राज्य के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था। इसका मतलब उससे भी जो पैसा बना वो भी कहीं ना कहीं गया था। अधिकारियों ने कहा कि यदि पहले से लागू की गई नीति में कोई बदलाव होता है तो उसके ऊपर उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होती है। मंजूरी के बिना किया गया कोई भी बदलाव अवैध होता है, और ऐसा करना दिल्ली एक्सरसाइज रूल्स 2010 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 का उल्लंघन है। रिपोर्ट में कहा गया कि सिसोदिया ने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में शराब के प्रोडक्शन, होलसेलर और बिक्री से जुड़ा काम एक ही व्यक्ति को दिए जाने का सवाल उठाया गया है। इसी रिपोर्ट के आने के बाद उपराज्यपाल VK सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच की सिफारिश की। इसी के तहत CBI ने 19 जुलाई की सुबह डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर CBI ने छापामारी की है। सिसोदिया के जेल जाने के 4 बड़ी वजहों को जानिए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। सिसोदिया के बेहद करीबी अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए। अरोड़ा ने ही सिसोदिया, विजय नायर और आप के कई बड़े नेताओं के नाम लिए। दूसरा, CBI के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी CM को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में दावा किया था कि सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर उन्हें तोड़ दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, 170 फोन। इससे 1.38 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। एक्सरसाइज स्कैम में सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया। ED ने कहा था कि इस मामले में प्रमुख सबूत मोबाइल फोन में थे और इस मामले में कम से कम 36 आरोपियों ने मई से अगस्त 2022 तक 170 मोबाइल का यूज किया और उन्हें बाद में तोड़ दिया। ED ने 17 फोन बरामद किए, हालांकि उसमें भी डाटा को डिलीट कर दिया गया था। आबकारी विभाग में पहले काम कर चुके एक अधिकारी ने CBI को बताया है कि ड्राफ्ट में बदलाव करने के निर्देश सिसोदिया के मोबाइल नंबरों से WhatsApp के माध्यम से आए थे। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सिसोदिया ने अगस्त और सितंबर 2022 के बीच 18 मोबाइल हैंडसेट और 4 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। CBI ने 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ FIR दर्ज की। अधिकारियों का दावा है कि उसी दिन सिसोदिया ने एक सिम कार्ड के लिए 3 मोबाइल फोन बदले। सूत्रों ने कहा कि 20 अगस्त को 3 हैंडसेट में एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी बात, CBI की जांच टीम ने सिसोदिया से कई फोन से संदेशों के विवरण के बारे में जानना चाहा। उनसे पूछा गया कि आबकारी नीति जारी होने से पहले ही इसकी कापियां कारोबारियों तक कैसे पहुंच गईं। आरोप है कि इसे मोबाइल से शेयर किया गया है। सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक साजिश धारा 120B और सबूत नष्ट करने के लिए धारा 477A लगाई गई है। आरोप है कि रद्द की गई आबकारी नीति में शराब के थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जो साउथ लॉबी के कहने पर किया गया। साउथ लॉबी के कुछ नेताओं और शराब कारोबारियों का समूह था। इसी के जरिए आप पार्टी को करोड़ों रुपए मिले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।